नमस्कार. वर्टिक्स रेकी अँड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटरमध्ये सर्वांचं परत एकदा मी मंजुषा महेशकुमार तांडेकर, रेकी ग्रँडमास्टर अँड सुजोग थेरपिस्ट खूप खूप स्वागत करते. गेल्या काही दिवसापासून आपण जागतिक महिला दिनानिमित्त विविध महिलांसाठी एक व्याख्यानमाला आयोजित केलेली आहे, ज्यात आपण चला मनातलं बोलूया. आपल्या मनात असे खूप सारे विषय असतात जे समाजासमोर मांडायचे असतात, पण ते मांडायसाठी आपल्याला व्यासपीठ नसतं. आणि आता तर कोरोना काळ चालू आहे, आपण घराच्या बाहेरही फार कमी प्रमाणात पडतो आहे. तर अशातच माझ्या सगळ्या महिला मैत्रिणींसाठी आपण ही व्याख्यानमाला आयोजित केलेली आहे, आपल्याला आपल्या मनात असलेले विषय मांडण्यासाठी. तर आज याच व्याख्यानमाले अंतर्गत आपल्या समोर उपस्थित झालेले आहेत एक आगळं वेगळं व्यक्तिमत्व, ज्यांच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगते. त्यांच्या शिक्षणापेक्षा त्यांचं कार्य खूप मोठं आहे. शिक्षण कमी नाहीये बरं. आज आपण, कारण प्रत्येकाला आयुष्यात काहीतरी करायची ओढ असते आणि ते करत असताना जेव्हा आपण एकेका टप्प्याने पुढे जात असतो, तो टप्पा गाठणाऱ्या या माझ्या सखी म्हणजे श्रीमती राधा मिश्रा. या सतना मध्य प्रदेश येथे राहतात. या बाल कल्याण समितीच्या सतना येथे अध्यक्ष आहेत. या अंतर्गत त्या विविध मुलं आणि मुली ज्या 18 वर्षापेक्षा कमी वयाचे आहेत आणि सामाजिक अत्याचारांचे बळी पडतात. ते अत्याचार कुठल्याही प्रकारचे असू शकतात, शारीरिक, मानसिक, भावनिक कुठल्याही लेवलच्या अत्याचारांवर जे पीडित मुलं आणि मुली असतात त्यांच्यासाठी ते कार्य करत असतात आणि त्यासाठी त्या 24 तास सेवा देतात. त्यांचं शिक्षण बघितलं तर त्या डबल MA, BEd, MEd आणि आता त्यांचा PhD चालू आहे. म्हणजे आजही त्या शिक्षण घेत असताना, आपलं संपूर्ण कुटुंब सांभाळत असताना एक आदर्श गृहिणी म्हणजे जिचा संपूर्ण गृह ऋणी आहे, अशा त्या व्यक्तिमत्व नुसतं गृहिणीपुरतं समित नाही, तर त्यांचं कार्यक्षेत्र आज संपूर्ण समाजासाठी झालेले आहे. त्या आपल्या मुलांचीच आई नाही आहे, तर आज अशा कितीतरी मुलांची माता झालेल्या आणि त्यांच्या जीवनामध्ये नवीन आदर्श दिलेला आहे. तर आता मी तुमचा जास्त वेळ न घेता तुमच्या समोर उपस्थित करते आहे श्रीमती राधा मिश्रा यांना आणि आपण जाणून घेऊ त्यांच्या मनातले बोल. मॅडम, आपलं नमस्कार. खूप खूप स्वागत आहे या मंचावर आणि तुम्ही तुमचं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी तुम्हाला विनंती करते. धन्यवाद मंजुषा मॅडम. वर्टेक्स रेकी अँड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर याच्या अंतर्गत जो प्रोग्राम ठेवला है, मंजुषा मैडम मैं हिंदी में बोलना, ठीक है? इसके अंतर्गत जो ये प्रोग्राम रखा है उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपनी बात रखने का आपने समय दिया। और जो बच्चों के लिए जो हम गंभीर मुद्दा है उसको मुझे अपना आपने अपना मूल्यवान समय दिया और मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। और मेरी जो बाल कल्याण समिति है वो हर जिले में होती है। ये सतना में ही नहीं, ये हर जिले में एक बाल कल्याण समिति होती है जो बच्चों की देख रेख, सुरक्षा और संरक्षण का काम करती है। इसमें जो आजकल जो बच्चों का जो शोषण हो रहा है, बाल शोषण होता है, जैसे किसी बच्ची के साथ कुछ गंभीर अपराध घट गया या तो हम लोग क्या करते हैं, समाज इस मुद्दे पर बात करने से डरता है। समाज सोचता है कि जिसके साथ ऐसा हो गया है वो उसको समाज से कट कर दिया जाता है, उसको हीन भावना से देखा जाता है। उसके वो खुद भी जो जिसके साथ ये होता है वो भी सोचता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, वो अपने आप को अपराधी मानने लगता है, वो डर जाता है। तो ऐसे समय जो बाल कल्याण समिति है इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है कि वो ऐसे बच्चों को बुलाए, उसको प्यार दुलार से उसकी बात सुने, उसकी काउंसलिंग करे और उसके परिवार से मिले, उसके साथ जो घटित हुआ है उसके बारे में जाने। और जब सारी बात जानने के बाद एक काउंसलिंग के बाद जो बात निकल आती है उसके बाद वो जो समिति है वो एक निर्णय लेती है कि बच्चे के लिए उचित क्या होगा। सबसे जरूरी बात है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित किसमें होगा, यह सोचकर ही बाल कल्याण समिति बच्चों के जो लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 है
जो वो इसी बात के लिए बना हुआ है। आपने निर्भया कांड सुना होगा, इसके बाद ही यह कानून बना है और यह कानून सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। मतलब ये दोनों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 18 साल से नीचे के जो बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए उनकी देखभाल और सुरक्षा का काम बाल कल्याण समिति करती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई 16 साल की बच्ची है जो अपने घर से, देखिए समाज है, समाज में बहुत सी विकृतियां है। मान लीजिए किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी 22 साल के 20 साल के लड़के ने उसको वर्गला के या उसको बहला फुसला के, उसका चूंकि उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ होता है कि वो अच्छे या बुरे का डिसीजन ले पाए, तो ऐसे वक्त जब वो बच्ची को लेकर भाग आता है दूसरे जगह और पकड़ा जाता है, तो ऐसे समय जो वो 16 साल की जो बच्ची है, वो जो पुलिस को प्राप्त होती है, तो ऐसे समय पुलिस के सामने ये दिक्कत होती है कि बच्ची को तो वो रात में थाने में रख नहीं सकते हैं। तो ऐसे समय जो सबसे पहली जरूरत होती है कि बच्ची को शेल्टर में रखा जाए। तो ये काम कैसे होगा? ये काम बाल कल्याण समिति के द्वारा होता है। तो बच्ची जिस जिले में प्राप्त होती है, उस जिले में 1098 की चाइल्ड लाइन का नंबर है, उस पर इस पे कांटेक्ट किया जाता है। वो नंबर से चाइल्ड लाइन उस बच्ची के पास आती है, थाने से उसको बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करती है। और भले ही बच्ची रात में, आधी रात में मिली है, तब भी बाल कल्याण समिति आधी रात को बच्ची की प्रस्तुति तुरंत अपने सामने करवाता है। और हर जिले में वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन या बच्चों को रखने के लिए एक संस्था बनी होती है। वहाँ बच्चे को लिखकर ऑर्डर करते हैं और बच्चे की काउंसलिंग करके बच्चे के सर्वोत्तम हित किसमें होगा, बालक या बालिका का, उसको उस हिसाब से बालिका गृह या बालक गृह या वन स्टॉप सेंटर, जिले में जो व्यवस्था हो उसके अकॉर्डिंग उस बच्ची को शेल्टर दिया जाता है ताकि वो रात में वहां जाए। और फिर उसको वहां उस शेल्टर में उसको खाना, उसको जो तत्काल जो उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाता है। उसके बाद बच्ची की काउंसलिंग कर, बच्ची कहाँ से आई, उसके घर की डिटेल पुलिस द्वारा और बच्चे से काउंसलिंग करके जो जानकारी मिलती है, तो उसके परिवार को खोजा जाता है। फिर बच्चे के परिवार को खोजने के बाद बच्चे के घर वालों को बुलाया जाता है, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बच्ची के माता-पिता को ही बच्ची को दिया जाता है। अदर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। बच्ची के माँ या पिता में से किसी एक का होना अनिवार्य होता है। तो फिर उसके बाद बच्ची की गृह वापसी होती है और उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। सारी प्रक्रिया को पूरा करके बच्ची को उसके घर वापस भेजा जाता है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे के साथ मान लीजिए कि इसी दौरान जो भगा कर लेके आया उसके साथ कोई यौन अपराध हो गया, उसका शोषण हो गया, उसका बलात्कार हो गया, तो ऐसे समय अगर बच्ची ने यह बात बताई कि मेरे साथ में मेरा शोषण हुआ है या मेरे साथ गलत हुआ है, तो ऐसे समय हम लोग बच्ची इसमें एक पॉक्सो एक्ट कहा जाता है, वो लगता है। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्ची के साथ शोषण कहीं भी हुआ हो, मान लीजिए अगर उसके साथ शोषण मुंबई में हुआ है, लेकिन अगर उसने आकर सतना में बताया है, तो तुरंत सतना से उसके लिए रिपोर्ट दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी 0 कायमी पर, और फिर उसके बाद जहां अपराध हुआ है वो रिपोर्ट वहां पर ट्रांसफर होगी। लेकिन जहां पता चलता है कि बच्चे के साथ शोषण हुआ है, वहीं पर तुरंत उसके साथ एफआईआर होगी और रिकॉर्डिंग होगी बाकायदा। और बच्ची को जो अटेंड करता है या जो पुलिस लेडी पुलिस ही उसको अटेंड करेगी, वो भी सब इंस्पेक्टर लेवल की, उससे नीचे वाले जो भी पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं वो नहीं हो सकते हैं, उसके लिए महिला का होना बहुत जरूरी है। मतलब महिला पुलिस ही, वो भी सब इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर या सब इंस्पेक्टर हो, वही बच्ची के रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। तो इस तरह से जो कानून बने हैं उसमें और अगर बच्चे ने कह दिया है कि उसके साथ शोषण हुआ है, तो फिर जो अगला व्यक्ति है जिसने शोषण किया है उसको साबित करना होता है कि उसने ये शोषण नहीं किया है या किया है, वो उसको साबित करना होता है वहाँ। तो इस तरह से जो अ, हम बच्चों के हित के लिए जो बाल कल्याण समिति है वो कार्यरत रहती है। ये हम लोगों की जो ये जॉब होती है 24/7 की होती है। मतलब बच्चा दिन में मिल रहा है या रात में मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी मिल रहा है, हमको तुरंत बच्चों की प्रस्तुति अपने सामने चाइल्ड लाइन द्वारा करवानी होती है और
बच्चे को उचित यथास्थान उसको शेल्टर देना होता है। वो भूखा हो जाए, प्यासा है, उसको खाना, पानी, दवाई, उसका मेडिकल, इस तरह से उसको सारी सुविधाएं देके उसका एक मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाता है। अगर वो उसको गंभीर चोट है तो उसको तत्काल उपचार की जरूरत है तो उसको डॉक्टरी सुविधा मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए बाल कल्याण समिति हमेशा कार्यरत रहती है। और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं ऐसे कार्य को कर रही हूँ और मेरे द्वारा ऐसे कई बच्चों को शेल्टर दिया जाता है डेली। और लगभग डेली ही 1-2 बच्चे मुझे मिलते हैं, कभी गर्ल्स, कभी बॉयज। और ये जो घर से बच्चे जो भागने वाले जो जिस तरह से हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाइश देते हैं, बच्चा दोबारा इस प्रकार से इस घटना फिर से उस बात की पुनरावृत्ति ना करे। माता-पिता को भी समझाइश दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनकी भी काउंसलिंग होती है और बच्चे की भी काउंसलिंग होती है। उसको बताया जाता है कि आपके साथ जो शोषण हुआ है या जो गलत हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और साथ ही बच्ची का पुनर्वास हो इसलिए अगर वो लोकल है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पढ़ना चाहे तो उसका हम लोग एडमिशन स्कूल में करवाते हैं। अगर वो कुछ सीखना चाहे जैसे कंप्यूटर, कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ऐसे कौशल विकास का केंद्र है हमारे जिले में, हर जिले में होते हैं, जिससे बच्चे स्किल डेवलपमेंट उनका होता है। कुछ न कुछ वो ऐसे कौशल सीखते हैं, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, ताकि वो उनके साथ जो गलत हुआ है या जो उनकी पुरानी यादें हैं, वो मिट जाए और बच्चा खुश होकर अपना आगे का जीवन स्वस्थ जी सके। इसलिए बाल कल्याण समिति हमेशा कार्यरत रहती है। और मंजूषा मैम, मैं आपका बहुत-बहुत फिर से एक बार आभार करती हूँ कि आपने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुझे बुलाया। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस जानकारी से बहुत सारे लोग अवेयर होंगे। अगर ऐसे कहीं बच्चे भिक्षावृत्ति, कोई शोषण हुआ या कहीं भागे बिछड़े बच्चे मिलते हैं, तो 1098 पर आप लोग कॉल कर बच्चे को जो प्राथमिक जो सुविधा है उसको आप लोग पहुँचाने का इस माध्यम से कोशिश करेंगे। अगर ये जानकारी जितने लोगों तक जाएगी, मुझे अच्छा लगेगा कि 1098 ये जो नंबर है 1098, इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब लोग इसको बहुत ध्यान से सुने। 1098 इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं, तो बच्चे को जो वो सुविधा चाहता है तुरंत मुहैया हो जाती है और बच्चे को जो उसकी जो प्राथमिक उसको जो चीज़ें चाहिए होती है वो उसको प्राप्त होती है। धन्यवाद मैडम। मॅडम, आपण जी माहिती दिली ती खरोखर समाजासाठी एक आवश्यक अशी माहिती होती, कारण खूप सारे सुशिक्षित लोकांनाही या प्रकारची माहिती नाही आहे आणि अपराध हे फक्त गरीब लोकांकडेच किंवा मग अशिक्षित लोकांच्याच आपल्याला वस्त्यांमध्ये दिसत नाही, तर मोठ्या मोठ्या सभ्य समाजात देखील विविध प्रकारचे अपराध होतात आणि या अपराधांना वाचा फोडण्यासाठी परिवार पुढे धजत नाही, त्यांची हिंमतच नसते. पण आज जे तुम्ही माहिती दिली की खरोखर जर पालकांनी जर कुठे कुठल्या प्रकारे अन्याय झाला आणि त्याला वाचा फोडण्यासाठी एक पाऊल उचललं आणि ज्यांच्या कुठे मी या माध्यमातून आपल्याला सांगते की आपल्यालाही जर कोणी असं पीडित मुलगा किंवा मुलगी माहिती झाली तर मॅडमनी सांगितलेल्या नंबरवर नक्की संपर्क साधा की आपल्याला एक पुण्य लाभेल, आपण एका जीवाला संरक्षित केलं आणि त्याच्या जीवनात परत एक नवनिर्मितीचं आपण कारण बनू. राधा मॅडम, तुम्ही जो आम्हाला वेळ दिला यासाठी मी व्हर्टिक्स हिलिंग सेंटर व आमच्या संपूर्ण टीम तर्फे आपली खूप खूप आभारी आहे आणि आपले हे बहुमूल्य जो वेळ दिला त्यासाठी संपूर्ण टीम, एवढंच नाही तर तुमच्या माहितीसाठी संपूर्ण लोक ऋणी राहतील, कारण ही माहिती खरोखर एक अमूल्य आहे, ज्याचा फायदा प्रत्येक गरजूला आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. तुम्ही सांगितलेला नंबर आम्ही सेव्ह करून त्याचा प्रत्येकाजवळ तो डिस्ट्रीब्यूट करण्याचे काम करू. आपण दिलेल्या वेळेबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार. थँक्यू व्हेरी मच मॅडम.